हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले लेक्चर को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इस कोर्स में हम लोग जीएसटी को सीख रहे हैं बिल्कुल ही नए पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्टर वाइज हम लोग जीएसटी सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जीएसटी देखा था रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जीएसटी के रूल्स, जीएसटी का इंपैक्ट ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हम देखेंगे कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पर जीएसटी आने के बाद क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोग इससे रिगार्डिंग पूछते रहते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रेट की। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के केस में अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, इस वर्ड को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अंडर कंस्ट्रक्शन, जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर है तो दो तरह से जीएसटी के रेट लगते हैं रेजिडेंशियल के केस में। तो देखिए, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपका जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 1%। यहाँ पर जीएसटी को अफोर्डेबल हाई हाउसिंग के लिए एकदम कम से कम रखा गया है 1%। लेकिन कम इसलिए रखा गया है बिकॉज यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जहां पर केस आ जाए वहां पर आपको ये देखना है कि भाई जीएसटी लगेगा सिर्फ 1%। किसकी बात हो रही है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। अच्छा, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है तो वहां पर जीएसटी की बात होगी 5%, और यहां भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 1% और 5%। अफोर्डेबल है तो 1%, अफोर्डेबल नहीं है तो 5%। किसके केस में? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। कॉमर्शियल के केस में अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल कुछ होता ही नहीं है। जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी, ऑफिस हो गया, मॉल के अंदर जो स्पेस होता है, इंडस्ट्रियल स्पेस हो गया, वहां पर आपको 12% जीएसटी लगेगा। और जीएसटी का क्योंकि रेट ज्यादा है तो यहां पर आपको आईटीसी का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो जब बात होती है जीएसटी रेट की रियल एस्टेट के केस में, तो वहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो चुका है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर देखेंगे रेजिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है। रेजिडेंशियल है, अफोर्डेबल है 1%, अफोर्डेबल नहीं है 5%, कॉमर्शियल के केस में 12%। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अफोर्डेबल हाउसिंग होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर कोई मेट्रो सिटी में है तो कारपेट एरिया, अब कारपेट एरिया क्या होता है? बाउंड्री वॉल के अंदर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। वो अगर 60 स्क्वायर मीटर तक है मेट्रो सिटी में, और नॉन मेट्रो सिटी में अप टू 90 स्क्वायर मीटर, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, और इसके साथ उसका जो प्राइस है वो अप टू 45 लाख है। तो ये तीन कंडीशन इनको आप याद रखिए, बल्कि मैं कहूंगा दो कंडीशन। अगर मेट्रो सिटी है अप टू 60 स्क्वायर मीटर और प्राइस होना चाहिए 45 लाख तक। नॉन मेट्रो सिटी है तो अप टू 90 स्क्वायर मीटर और प्राइस वही अप टू 45 लाख। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको बोला जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग। और अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में 1% लगेगा जीएसटी। इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसको माना जाएगा नॉन अफोर्डेबल, वहां पर जीएसटी लगेगा 5%। और ये बात होगी रेजिडेंशियल के केस में। कॉमर्शियल के केस में अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल का कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया जी? यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अब अगर कोई सेल करता है कंप्लीट प्रॉपर्टी जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, मतलब रेडी टू मूव, आज पैसा दीजिए और कल से रहना शुरू, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। तो अब अगर आप फ्लैट, घर कुछ भी परचेस करने जा रहे हैं और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर अगर सेलर आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो सही कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको बेच रहा है पूरी तरीके से कंप्लीटेड फ्लैट, है ना, या पूरा कंप्लीट घर है, फिर वो अगर जीएसटी चार्ज कर रहा है तो वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। यहां पर फ्रॉड हो जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं? रेडी टू मूव प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उस पर भी फिर जीएसटी पे करते हैं। वो जीएसटी सेलर के जेब में चला जाता है। तो अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है, वहां पर कोई जीएसटी की बात नहीं होती है। आप लैंड या प्लॉट बेच रहे हैं, जीएसटी की बात नहीं होती है। प्रॉपर्टी की रीसेल कर रहे हैं, वहां भी जीएसटी नहीं लगता है।
रेडी टू मूव फ्लैट है, वहां भी जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी की बात सर कहां पर होगी? ओनली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब जब आएगा तब तब हम बात करेंगे जीएसटी की। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए पहले क्या होता था, जब वैट था, सर्विस टैक्स था, तो हमें पता है कि हम दोनों का आईटीसी आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आईटीसी लाने का जो सबसे मेन पर्पस था वो आईटीसी ही का था, बिकॉज टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। तो यहां पर देखिए वो डेवलपर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो सेल कर रहे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगता है 12%। देखिए अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल 1%, 5%। वहां पर क्योंकि ऑलरेडी रेट ऑफ जीएसटी कम है, आईटीसी की बात वहां पर नहीं होती है। आईटीसी कम मिलता है जब रेट लगता है 12%, और 12% कहां लगता है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। वहां पर आईटीसी अवेलेबल है। जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, सैंड्स हो, सीमेंट्स हो, पीछे से आपने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली है, उन सभी चीजों पर अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। कब? जब आपके ऊपर लगता है जीएसटी 12% से। ठीक हो गया? अच्छा सर। अच्छा, उसी तरह कई बार क्या होता है, मेरी कोई प्लॉट है, मेरी कोई जमीन है, तो मैं क्या करता हूं, किसी को दे देता हूं कि भाई आप इस पे घर बना के बेचो, और फिर जो पैसा आएगा हम लोग आधा आधा कर लेंगे, या आप एक काम करो 60% आपका 40% हमारा, जो भी होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। और एक होता है जहां पर दो लोग मिल के डेवलप करते हैं। एक जमीन है, वहां पर दो लोग आए, मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों मिल के डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पर बनता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इन दोनों ही केस में जीएसटी की बात होती है 18% से। अच्छा, ये पेबल कब होता है? एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस दिन जीएसटी पेबल होगा, उससे पहले जीएसटी पेबल नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट ऑक्यूपेशन अगर पहले हो जाता है प्रॉपर्टी का तो फिर वो डेट लेके चलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट कर रहा है या ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहा है, दोनों ही केस में जीएसटी की बात होगी 18%। इसको सर्विस माना गया है। ठीक है सर। अच्छा, रियल एस्टेट के केस में एक अबेटमेंट भी होती है। अब आप खुद ही सोचो, आप एक घर परचेस करने गए, है ना? उस घर की मान लीजिए वैल्यू है 50 लाख। तो घर तो परचेस आप कर रहे हो, बट साथ में वो जो लैंड है जिसपे वो घर बना हुआ है, वो भी तो उसमें जुड़ा हुआ है ना। और जीएसटी क्या कहता है कि लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा भाई लैंड की कॉस्ट कितनी है? हो सकता है लैंड हमने 10 साल पहले परचेस करी थी, घर अब बना के बेच रहे हैं, तो अब लैंड की क्या कॉस्ट आएगी, है ना? तो पूरे पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कितने पर लगेगा? जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 33% वो हम मानेंगे लैंड की कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेची 1,000 रुपए की। अब 1,000 का 33% कितना होता है? 330। तो 1,000 में से 330 लेस करेंगे और 770 पर जीएसटी लगेगा, चाहे वो 1% लगे या 5% या 12%। समझ गए? फिर से समझिए, 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, कोई बेच रहा है, पूरे पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज लैंड की भी तो कॉस्ट है ना। तो लॉ में लिख दिया भैया 33% जो हम मानेंगे वो लैंड की कॉस्ट, और लैंड की कॉस्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। तो 1,000 में से 330 हटा दिया, अब बचा 770, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। तो अबेटमेंट है रियल स्टेट में, इसको ध्यान रखिएगा। ये जीएसटी से पहले भी था, अभी भी है। अच्छा, अच्छा, अब जब आईटीसी का फ्लो जो है ना, जब वो होने लगा, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर की तरह में जो है एक तरीके से बूस्ट आ गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर और ज्यादा पैसे का इनफ्लो बढ़ गया, बिकॉज जीएसटी से पहले आईटीसी का क्लेम ले नहीं सकते थे। तो बड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह या कोई सर्विस ली है, उस पर जो भी आपने सर्विस टैक्स या वैट पे करा है ना, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता था। जीएसटी आने के बाद आईटीसी मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो होम बायर्स हैं उनको फायदा होता है। तो जब उनको फायदा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो सेक्टर को एक बूस्ट आता है ना, वो सेक्टर ग्रो करता है। तो आईटीसी आने से, मतलब जीएसटी आने से रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं इसको बूस्ट मिला। और आईटीसी वो फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर, मतलब आप कह सकते हो जो प्राइस है प्रॉपर्टीज की वो कहीं ना कहीं कम हुए। ठीक है, इस चार्ट से हमें पता भी चल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है 2022 में 2021 के कंपैरिजन में काफी बढ़ा है। अच्छा सर, आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये रूल थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं।
ये हमें ये बताता है कि जो हम सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। सर ये हम क्यों निकालते हैं? भाई इंट्रा स्टेट सेल होती है तो हमें पता है एसजीएसटी, सीजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट हो जाता है तो आईजीएसटी लगता है। इतना तो हमें पता है, हमने अपने जीएसटी के कोर्स में इसको कवर कर रखा है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? जहां भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या फिर इंटेंडेड टू बी सिचुएटेड, या वहां पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या बनने वाली है, जिस भी जगह पे, उसको मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास गए और कहा कि आपको एक घर मुझे बना के देना है लखनऊ में। समझिए, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। मिस्टर बी जाते हैं मिस्टर ए के पास और कहते हैं कि हमें एक घर बना के दीजिए। कहां पर? लखनऊ में। अब क्योंकि दोनों जीएसटी दोनों दिल्ली में रहते हैं तो क्या ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा? नहीं। रूल क्या कहता है? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इस केस में लखनऊ में सिचुएटेड है। मिस्टर ए कहां रजिस्टर्ड है? दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ, तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहां लगेगा आईजीएसटी। ठीक हो गया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई रियल स्टेट के केस में कैसे निकालेंगे? जहां पर भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो सिचुएटेड ऑलरेडी है या जहां पर सिचुएटेड होने वाली है। ठीक हो गया जी, समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं रेंटल इनकम अगर हो रही है प्रॉपर्टी से, तो उस केस में कैसे, मतलब हमें जानना है कब जीएसटी लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो ये चार्ट आपको आराम से इस चीज को समझा देगा। देखिए, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, टीनेंट चाहे रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, यहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे टीनेंट रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो। दूसरा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर है, तो फिर जीएसटी लगेगा, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में। मतलब कौन जीएसटी पे करेगा? लैंडलॉर्ड। किससे करेगा कलेक्ट? टीनेंट से कलेक्ट करेगा और लैंडलॉर्ड पे करेगा। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में अगर मैं आपको एक समरी बनाऊं, तो लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी नहीं लगेगा, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा। तो कॉमर्शियल का आप समझ गए। अब आते हैं रेजिडेंशियल में। तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो यूज हो रही है पर्सनल पर्पस, मतलब एक तो प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल है और वो रहने के लिए यूज हो रही है, काम के लिए यूज नहीं हो रही है, उस केस में चाहे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो ना हो, टीनेंट रजिस्टर्ड हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर जीएसटी नहीं है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर वो रहने के लिए यूज हो रही है, वहां पर जीएसटी नहीं है, किसी भी केस में नहीं है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो यूज हो रही है नॉन पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब अपने काम के लिए आप यूज कर रहे हो अपने घर को, तो अगर वो आपने किराए पे ले रखा है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। टीनेंट अगर रजिस्टर्ड है, कौन? किराए पे लेने वाला अगर रजिस्टर्ड है, तो उसको फिर भैया जीएसटी पे करना पड़ेगा, वो भी रिवर्स चार्ज में। अब मकान मालिक तो यहाँ पर रजिस्टर्ड है नहीं, तो रिवर्स चार्ज में जो किराएदार है वो पे करेगा जीएसटी, तो यहाँ पर जीएसटी लग जाएगा। उसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो यूज हो रही है नॉन पर्सनल पर्पस के लिए, ना लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है ना टीनेंट रजिस्टर्ड है, तो वहां पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो ये 5 केस हैं, इनमें से 3 में जीएसटी नहीं आएगा, 2 में जीएसटी आएगा, एक में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, एक में रिवर्स चार्ज लगेगा। आई होप रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए, ये था हमारा रियल स्टेट का पार्ट 1। अगली जो लेक्चर आएगा वो होगा रियल स्टेट का पार्ट 2, और जो चीजें डिस्कस नहीं हुई हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपका पार्ट 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज जानना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है रियल स्टेट से लेकर लेकर तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, अगले वीडियो में मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है। तो अब ये जो हम कोर्स करेंगे ना, इसमें मैं ऐसे ही रखूंगा कि हम एक सेक्टर को कवर करेंगे, फिर आपके मन में जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा। तो ये था पार्ट 1। बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे पार्ट 2। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।